अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके हाजिर हुई हूँ कहानी खुशबुए गुलाब का चौथा पार्ट। सुबह सादिक के वक्त जब दुश्मन मीठी नींद के मज़े लूट रहा था, इस वक्त मेजर तल्हा उसके साथियों ने दुश्मन पे हमला कर दिया। इस वक्त इसके वो लोग भी ऊँघ रहे थे जो रात भर पहरे दे रहे थे। दुश्मन की रिहाइश इस पहाड़ी के 6.5 किलोमीटर दूर एक दूसरी पहाड़ी पे थी। दूर से वो जगह पत्थरों में छुपी हुई थी, मगर करीब से देखने में हकीकत पता चल जाती है कि पत्थरों के नीचे अंडरग्राउंड जगह में वो लोग रह रहे थे। हर तरफ छाई धुंध के रास्ते की रुकावट थी, मगर मेजर तल्हा के पास जो दूरबीन थी, इसमें से हर मंजर साफ और वाज़े नज़र आ रहा था। दुश्मन ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों फरीक फुल फॉर्म में थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दुश्मन को संभलते संभलते कुछ वक्त लग गया और इस दौरान इसके कई साथी जहन्नम विसल हो चुके थे। ये लड़ाई तकरीबन 3 घंटों तक मुसलसल चली और फिर मेजर तल्हा ने अपने साथियों को वापस जाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं था। वहाँ तक पहुँचने के लिए मज़ीद प्लानिंग्स की ज़रूरत थी। इस लड़ाई में दुश्मन के बेशुमार लोग मारे जा चुके थे, जबकि पाक आर्मी के किसी जवान को कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेजर तल्हा का बाजू ज़ख्मी हुआ था। इसके बाएं बाजू को गोली छूती हुई निकल गई थी, खून बहुत निकल रहा था। वापस आते ही कैप्टन यासीर ने इसे बैंडेज कर दी, मगर फिर भी शाम तक इसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। दर्द तो वो बर्दाश्त कर सकता था, मगर बुखार की वजह से होने वाली नकाहत ने उसे बिल्कुल निढाल कर दिया। इसकी हालत ने सबको परेशान कर दिया। वो अपने कमरे में पलंग पे बेसुध लेटा हुआ था। तोता इसके पास ही बैठा था। वो बहुत परेशान और अफसरदा दिखाई दे रहा था। ये एक हॉलनुमा कमरे का मंजर था, जहाँ गुलनाज एक आदमी के सामने खड़ी इसकी मिन्नतें कर रही थी। प्लीज़ आज मुझे रिहा कर दो, वो बहुत बीमार है और इसे मेरी ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो इल्तिजाई लहजे में बोली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, फिर क्यों फजूल बहस कर रही हो? वो आदमी सख्त लहजे में बोला। कल गुलनाज की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आज तक कभी कहा कि मुझे यहाँ से जाना है नहीं ना? तो फिर अगर आज पहली बार कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। मैं इसे अपने सामने देखना चाहती हूँ। वो सालों बाद एक बार फिर बेबस नज़र आ रही थी। इस आदमी की तेवरियाँ चढ़ गई। वो इंसान है और तुम एक रूह हो। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम एक इंसान से मोहब्बत करो, और ना ही ऐसा कभी हुआ है। वो इसे समझाने लगा। लेकिन वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो तो पागल है और ये नहीं जानता कि मुझे अपने साथ क्या कर रहा है। लेकिन तुम तो पागल नहीं हो। तुम तो समझो, तुम कैसे किसी इंसान पे यूं दिल हार बैठी हो। तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। पहली बार मेरे दिल में किसी के लिए ऐसे जज्बात पैदा हुए हैं। प्लीज़ मुझे इससे दूर मत करो। मुझे एक बार इसे सामने से देखने दो, मैं वापस आ जाऊंगी। वो इसके सामने हाथ जोड़ के कह रही थी। वो आदमी अब भी नहीं पिघला। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तो मतलब नहीं जा सकती। इसलिए फजूल की बहस मत करो। मैं जा रहा हूँ, अब मुझे ना बुलाना। वो बेरुखी से बोला तो वह इसके पैरों में गिर गई। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं सज़ा बर्दाश्त करना लूँगी, मगर इसकी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे एक बार इसे देखने दो प्लीज़। वो रो रही थी। तो वो ठीक हो गया तो तुम मुझसे मिलने खुद आ जाएगा, और अगर तुमने ज़िद की तो याद रखना, मैं इसे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूँगा। वो शफ़ाक़ियत की सारे हदें फलांगते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे बेइंतहा तकलीफ़ हुई। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये बात तुम जानती हो। वो अपनी बात कह के गायब हो गया, जबकि वो वहीं नीचे बैठी रही। तल्हा, इसने ज़ोर से इसे आवाज़ दी और फिर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। अगले दिन सुबह तक इसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से ज़ख्म में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। कर्नल बशीर ने इसे हॉस्पिटल एडमिट करने का ऑर्डर दे दिया। वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई और हल नहीं था, क्योंकि इसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो मज़ीद वहाँ रुकता। इसे मेडिकल केयर की ज़रूरत थी। तो तब इसके साथ था। वो बार बार आवाज़ें निकाल रहा था। तल्हा को अच्छी तरह समझ आ रही थी कि वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाह के भी नहीं रुक सक रहा था। हो सकता है क्या वो वहाँ वापस ना आता और इसकी
जगह किसी और ऑफिसर को भेज दिया जाता और ये भी मुमकिन था अगर वो जल्दी ठीक हो जाता तो वापस आ जाता। वो दिल में वापस आने की उम्मीद लिए वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से चला गया तो एकदम पूरा इलाका जैसे ज़लज़ले की ज़िद में आ गया। सब लोग एकदम परेशान हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ही देर में सब नॉर्मल हुआ तो सबने सुकून का सांस लिया। वो आदमी एक बार फिर गुलनाज के सामने था। क्यों बुलाया? मुझे मना किया था ना कि मुझे मत बुलाना। अब इसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा? तुम देख नहीं रहे मैं कैसी तड़प रही हूँ? वो चला गया है, पता नहीं अब वापस आएगा भी कि नहीं। कहना था कि तुम्हें मुझे एक बार इसे देखने दो, लेकिन तुम कितने जालिम हो। गुलनाज ने दर्दनाक लहजे में कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो पागल लड़की? वो एक इंसान है और तुम एक रूह हो जिसका कोई वजूद नहीं है, जो कभी भी फना हो सकती है। तुम कैसे एक इंसान के साथ मोहब्बत कर सकती हो और इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हो क्योंकि बार बार अपनी हकीकत भूल जाती हो? अगर मैं इससे मोहब्बत करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ तो तुम ये कैसे भूल सकते हो कि सालों पहले मेरे साथ भी तुमने यही किया था? मैं भी तो एक इंसान थी और तुम भी तो एक इंसान से मोहब्बत की थी और मुझे इस मोहब्बत को कबूल ना करने की इतनी बड़ी सज़ा दी कि मैं अब तक भुगत रही हूँ। वो तंजिया बोली। इसे इसका माजी याद दिलाया। एक लम्हे के लिए इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए बोला, जो गलती सालों पहले मुझसे हुई थी वो अब तुम मुझे दोहरा रही हो। मेरे किए की सज़ा तुम आज तक भुगत रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे किए की सज़ा वो इंसान भुगते और तुम्हारी तरह हमेशा के लिए कैद होकर रह जाए? मैं इसके साथ वो सब कभी नहीं होने दूंगी जो तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत की तरह खुद कर्ज नहीं है। मैं इसे पाना चाहती हूँ, मिटाना नहीं चाहती। तुम इसे नहीं पा सकती। अगर एक इंसान और रूह का मिलन मुमकिन होता तो आज इस हाल में कभी ना होती। तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती इस बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद कर दे? और अगर ऐसा हुआ तो सालों की बाद कहानी फिर से खुद को दोहराएगी। एक इंसान फिर से मौत के घाट उतरेगा और हमेशा के लिए इस पहाड़ी का कैदी बन जाएगा। वो इसे समझाते हुए बोला, मैं बहुत बेबस हूँ। वो मुझसे दूर चला गया और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रोने लगी तो इस आदमी को तरस आ गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसे वापस लेके आऊँगा, लेकिन इस शर्त पे कि तुम इसके साथ वो कभी नहीं करोगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने कहा ना, मेरी मोहब्बत खुद कर्ज नहीं है। मैं इसे कभी तकलीफ़ नहीं दूंगी। ठीक है, कुछ दिन इंतज़ार करो, वो वापस आ जाएगा। वो उसे उम्मीद दिला रहा था। मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ तो मत ना। इसकी आंखों में आस के दिए जलने लगे। वो सर को असबाब में हिलाता हुआ धुआं बन के गायब हो गया। इसे हॉस्पिटल में एडमिट हुए तीसरा दिन था जब तैमूर उमर इससे मिलने चले आए। वो दोनों इसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो थे तो इससे जूनियर, मगर इसके साथ अल्लाह की बहुत बनती थी। सर जी अच्छा खासा हट्टा कट्टा आपको भेजा था और ये क्या हालत बना के आ गए आप? तैमूर ने वाइट फूलों के बुके इसके बिस्तर के साइड टेबल पर रखते हुए कहा तो वह इसे घूरने लगा। और नहीं तो क्या, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे हॉस्पिटल के बिस्तर पे मुलाकात होगी। उमर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये बताओ कि 2 दिन से कहाँ थे? वो इससे नाराज़गी से इससे आए तीसरा दिन था। वो दोनों अब आ रहे थे। सर आपकी बीमार होने की खबर ही आज मिली है। सर जी अगर पहले मिलती तो पहले आ जाते। वैसे कैसी तबीयत है आपकी? तैमूर ने कुर्सी पे बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ यार, सोच रहा हूँ कल वापस चला जाऊँ। वो उठते हुए बोला तो उमर ने फ़ौरन आगे बढ़ के सहारा दिया और फिर तकिया उठाकर इसके बैक पे रखा। वो टेक लगा के बैठ गया। हालत तो देखें अपनी पहले। अभी भी जाने की बात कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को भूल जाएं और मुकम्मल बेड रेस्ट करें। और वैसे भी आप अब नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जगह कर्नल साहब ने सर अली को भेज दिया हुआ है। उमर ने से बताए तो इसका चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया। तो क्या वो अब कभी नहीं देख पाएगा? तला सर आर यू ओके? तैमूर को इसकी हालत देख के फ़ौरन तशवीश हुई। तैमूर कर्नल बशीर से बात करो, मेरी करवाओ। मैं आज ही वापस जाऊंगा। ये ऑपरेशन मेरा था तो वो कैसे किसी और को मेरी जगह भेज सकते हैं? मुझे आना ही नहीं चाहिए था वहाँ से। ज़रा सी तबीयत ही तो ख़राब हुई थी। वो बेचैनी की हदूद को छू रहा था। क्या हो गया है सर जी? रिलैक्स, अब ना सही तो फिर कभी
सही इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है। तैमूर उठ के इसके नज़दीक आया और कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही इसने फ़ौरन झटक दिया। तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? मेरी कर्नल बशीर से बात कराओ, मैं आज ही वापस जाऊंगा। इसको इतने गुस्से में देख के वो दोनों हैरान हो गए। सर जी, तैमूर ने कहा और सेलफोन निकाल के नंबर में लगाया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो इसने फ़ौरन तलहा को पकड़ा दी। कर्नल बशीर से बात करने के बाद वो कुछ रिलैक्स हो गया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो जैसे ही ठीक होगा इसे वापस भेज देंगे। तलहा ने फ़ोन तैमूर के हाथ में थमाते हुए कहा, सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, इसे शर्मिंदगी हुई। कोई नहीं सर जी, वो मुस्कुराया। तलहा की ऐसी कड़वी बातें वो 1000 बार सुन सकता था। वो इन दोनों को जितनी मर्जी सख्त सुना देता, लेकिन वो एक सॉरी पर ही मान जाते, और इसकी यही बात तलहा को इनके करीब लाई थी। मोहब्बत, इस लफ्ज़ से कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह ही नहीं। मैंने अक्सर सुना है कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो इसके लिए सब कुछ गुजरने को तैयार होता है, और लोग मोहब्बत में जान देने में भी दुरेक नहीं करते। मुझे हैरत होती है कहने वाले पर और करने वाले पर भी। आखिर कौन इतना बेवकूफ़ है जिसे अपनी जान से ही प्यार नहीं, जो एक ऐसे शख्स के लिए मर मिटने को तैयार होता है जिससे मोहब्बत किए इसे चंद दिन हुए होंगे, या हो सकता है कुछ साल की बात हो। मोहब्बत का फ़लसफ़ा कभी भी मेरी यानी मेजर तलहा बुखारी की समझ नहीं आता था। मोहब्बत एक एहसास है, खूबसूरत ख़याल है, ये सब बातें मुझे किताबी लगती हैं। आज के ज़माने में कौन इतना बेवकूफ़ है जो इन फजूलियात में पड़े और मौजूदा दौर का रांझा बन बैठे। पता नहीं लोग प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचते। कौन इतना फारिग है कि मोहब्बत का रोक पाल के बैठ जाए और अपने कीमती वक्त को ज़ाया करे। मेरे नज़दीक जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके नज़दीक वक्त की अहमियत हथेली पे रखी रेत की तरह होती है, जिसे वो मोहब्बत करने के बाद फूंक मार के उड़ा देते हैं। इस तरक्की के दौर में सिर्फ बेवकूफ़ी लोग मोहब्बत करके अपना वक्त बर्बाद करते हैं। मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो वक्त है। इसलिए मैं कभी भी मोहब्बत और प्यार जैसी खराफात में पढ़ के अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं मोहब्बत लफ्ज़ को अहमियत नहीं देता। हाँ, अलबत्ता मेरे नज़दीक मोहब्बत का बस एक ही मतलब है, एक ही ख़याल है, एक ही एहसास है, और वो है मेरा वतन, जिसके लिए मैं वाकई अपनी जान दे सकता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा बस मर मिटूंगा। कितनी अजीब बात है ना कि एक तरफ मोहब्बत को बुरा और वक्त का ज़िया समझता हूँ, दूसरी तरफ मैं अपने वतन से जुनून की हद तक प्यार करता हूँ। अगर कहा जाए कि वतन की मोहब्बत मेरे खून में है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सच है। मुझे इससे मोहब्बत है, नफ़रत है जो सिनफ ते मुखालिफ से होती है। मुझे यकीन है कि मैं कभी किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में इस मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं। तैमूर ने गहरा सांस लेते हुए डायरी बंद कर दी। इसके सर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। यार, ये तलहा सर ना मुझे किसी और ही के सैयारे के मखलूक लगते हैं। इनके फ़लसफ़ा, इनकी बातें मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। तैमूर ने तलहा की डायरी पढ़ने के बाद उमर से कहा, आज अलमारी में से कोई फ़ाइल ढूंढते हुए तलहा की डायरी इसके हाथ लगी तो वो दोनों पढ़ने बैठ गए, मगर एक सफ़े से ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा था वो पढ़ के तैमूर के तो सर में दर्द शुरू हो गया था। ठीक कह रहे हो तुम यार, किस्में हैं उनके नज़दीक मोहब्बत की। मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मोहब्बत पे यकीन रखते हैं। एक तरफ मोहब्बत से नफ़रत और दूसरी तरफ वतन से इतनी मोहब्बत। उनका ये फ़लसफ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया। उमर खुद हैरान था। तलहा अजीब था, ये तो दोनों जानते थे, मगर इतना अजीब, बल्कि अजीब व गरीब था, ये इनको आज पता चला था। शायद यही वजह थी कि वह लड़कियों से कोसों दूर भागता था। सर के दिमाग के सारे पुर्जे ढीले हैं। तैमूर ने उठ के डायरी वापस उसी जगह रख दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आगे देखे और फिर उन दिनों की खबर ले। फ़िक्र ना करो, कोई तो ऐसी आएगी ना उसकी ज़िंदगी में जो सारे ढीले पुर्जे ठीक कर देगी, उमर ने पुरुम्मीद लहजे में कहा। तो तैमूर ने एक गहरा सांस लेके बालों में हाथ फेरा। वो दोनों अभी इस बात से अनजान थे कि मोहब्बत के
बारे में ऐसे सोच रखने वाले को अगर मोहब्बत हुई भी तो किसी से हुई। तुमने मुझसे झूठा वादा किया, तुमने कहा था कि मैं वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया और ना ही आएगा। कल गुलनाज आज फिर इससे झगड़ रही थी। कुछ दिन सब्र रखो, आ जाएगा। जब मैंने कहा ना कि वो आएगा तो फिर यकीन करो, जिद होके बोला। वो इसके रोज़ रोज़ के ड्रामों से तंग आ चुका था। मुझे यकीन नहीं है तुम पर, अगर इसे आना होता तो वो अब तक आ जाता। आज इसे गए 9 दिन हो गए, अब इसके आने की कोई उम्मीद नहीं। वो अब इस पे एतबार करने को हरगिज़ तैयार नहीं थी। इसे गुस्सा आ गया। ठीक है, ना करो यकीन, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अब इससे मिलोगी। इतना दूर कर दूंगा इसे कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं करोगे। वो रोने लगी। अगर तुम्हारा ये ड्रामा यूं ही चलता रहा तो मैं कुछ ऐसा ही करूँगा। मैं कुछ नहीं कहूँगी अब, बस तुम इसको कुछ मत करना। वो हार मानते हुए बोली तो मुस्कुराया। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तुम मांगो जो मांगना चाहती हो, सिवाय अपनी रिहाई के। इसने खुले दिल से ऑफ़र की। गुलनाज को जैसे यकीन ना आया। क्या तुम सच कह रहे हो? वो तस्दीक करने के लिए पूछ रही थी। मांग कर देख लो। फिर वो मुस्कुराई। मैं चाहती हूँ तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं इसे छू सकूँ। इसकी अनोखी फरमाइश पे वो पहले तो हैरान हुआ और फिर बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम कुछ ऐसा मांगोगी तो मैं ये ऑफ़र कभी ना करता। बहरहाल मैं अपनी ज़बान से मुकरने वालों में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। अब की बार जब वो आएगा तो तुम ये कर सकती हो। बस शर्त यह है कि वो वापस आए। वो ज़रूर आएगा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं जानती हूँ। वो ज़रूर आएगा। वो अज़ हद पुरउम्मीद थी। देखते हैं तुम्हारा इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होती हैं। वो तंज़िया बोला और फिर गायब हो गया। तला बड़ी उजलत भरे अंदाज में कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ तो इन दोनों को लीडो खेलते पाया। इसकी तेज़ में पड़े बलों की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया। वो बड़े मगन होके खेल रहे थे। तला ने सरसरी नज़र इनकी तरफ देखा और दरवाजे में से कोई फाइल ढूंढने लगा। तुम दोनों ड्यूटी दे रहे हो या लीडो खेल रहे हो? तला फाइल निकाल के अब उनमें से कोई पेपर ढूंढ रहा था। वहाँ फाइलों और पेपर्स का एक ढेर लगा हुआ था। ऐसे में मतलूबा फ़ाइल का मिलना भी एक मुश्किल काम था। पेपर्स और फाइलों के अलावा कंप्यूटर्स की भी कसीर तादाद थी। हम दोनों काम कर रहे हैं। तैमूर ने सर उठा के इसकी तरफ देखा जो हिंजो अपने काम में मसरूफ़ था। इसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे। क्या ढूंढ रहे हैं सर जी? उमर ने इसे इतना मगन देख के पूछा। तलहा ने आगे से कोई जवाब ना दिया। शायद इसने सुना ही नहीं या फिर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वह अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि उमर के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर खामोशी छाई रही। अब कब वापस जा रहे हैं? तैमूर ने लीडो के दाने को दाएं हाथ से हवा में उछालते हुए तलहा से पूछा। कहाँ? वो एकदम से चौंका। इसने फाइल से सर उठा के तैमूर की तरफ देखा। मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तैमूर ने इसको याद दिलाया। बस कुछ देर में निकलूँगा। फाइल में से मतलूबा पेपर्स निकाल के वो इन लोगों के साथ आन बैठा। कल से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं। अगर आप वहाँ ना जाते तो हम भी कहीं घूमने फिरने चलते। उमर ने उदासी से कहा। सर जी प्लीज़ ऑपरेशन को छोड़ें और हमारे साथ चलें। आप कभी हमारी बात नहीं मानते, कम से कम आज मान लें। ये तैमूर ने उदास होने की एक्टिंग की तो उसे घूरने लगा। हरगिज़ नहीं, मेरे लिए मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा की तरह इसका वही नाम जवाब था। मजाल थी जो कभी वो उन लोगों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आता। वो दोनों चुप हो गए क्योंकि जानते थे कि अब बहस बेकार है। तैमूर एक काम करो, ये पेपर्स एक दफ़ा चेक करके फ़ोटोकॉपी करवा दो। मैं थोड़ी देर में आकर लेता हूँ। इसने उठते हुए वो पेपर्स तैमूर को दिए जो वो कुछ देर पहले खुद स्टडी कर रहा था। उमर अब कंप्यूटर पे मसरूफ़ हो गया था। तैमूर ने वो पेपर इसके लिए और उनको देखने लगा। वो खुद बाहर जा चुका था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।